वो डाइट फॉलो करना, रेगुलर जिम जाना, उसके कुछ रूटीन्स होते हैं वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो उधर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीता। फिर यहाँ से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो इतने घाई में मैंने उनका कॉल सुना ही नहीं, तो मेरा फर्स्ट लिफ्ट ही ख़राब हो गया। मेडल जीत के आप जब घर वालों के सामने आए तो वो सिनारियो मुझे सुनना है आपसे कि क्या रहा उनका रिएक्शन। आपका यहाँ का रूटीन जो है वो कैसा है? क्योंकि अगर हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट है कि तुम्हें करना ही है, फिर मनी मैटर नहीं करता, वो किधर से भी अरेंज हो ही जाता है। मेरा स्ट्रिक्ट डाइट था, मतलब विदाउट ऑयल, विदाउट मसाला, कुछ नहीं, सिर्फ बॉइल खाती थी मैं। पावर लिफ्टर को कितनी बार परफॉर्म करने का मौका मिलता है? मॉर्निंग में मैं 1 प्रोटीन और 1 एप्पल खा के जाती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरों का देखोगे तो वो एक की जगह फिर ओट्स ले लेते हैं। अगर हम डेली जिम जाते हैं तो रिजल्ट फटाफट नहीं मिलेगा, वो स्लोली रिजल्ट आएगा ही। जैसे हम लोग देखते हैं कि डेडलिफ्ट और उसके बाद में देखते हैं कि जिम में हार्ट अटैक आ रहा है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला, उसकी वजह से कुछ इंजरी हो जाती है लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी। प्रोटीन अगर ले रहे हो आप तो आपको वर्कआउट भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हो और फिर घर पे जाके मस्त आराम कर रहे हो, तो फिर वो बॉडी में दिखेगा ही, फैट बढ़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ माई मंत्रा ऑफ सक्सेस पॉडकास्ट में। आज हम लोग माई मंत्रा ऑफ सक्सेस पॉडकास्ट में देखने वाले फिटनेस का मंत्रा। फिटनेस हमारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि माइंड सेट का रेवोल्यूशन होता है। कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया था आज के हमारे गेस्ट ने अपना सफ़र, एक सिंपल सा डिसीजन लेके, खुद को चेंज करने का डिसीजन। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ओवरवेट फेस से लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हासिल की। तो ये सफ़र ट्रूली इंस्पायरिंग है। उन्होंने सिर्फ 18 kg वेट लॉस नहीं किया बल्कि अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज उनका मिशन है लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और कॉन्फिडेंट बनाना। नेशनल और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में उन्होंने टोटल 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर प्रूफ कर दिया है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। उनका ड्रीम है खुद का जिम ओपन करना और सोसाइटी में फिटनेस अवेयरनेस स्प्रेड करना। उनका ड्रीम है अपना जिम ओपन करना और सोसाइटी में फिटनेस अवेयरनेस स्प्रेड करना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर फील करते हैं। सो लेट्स वार्मली वेलकम आवर इंस्पायरिंग फिटनेस एथलीट गिरिजेश रजक। वेलकम टू माई मंत्रा ऑफ सक्सेस। गिरिजेश, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रियली वेलकम, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और आपका समय देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे हम लोग का एपिसोड जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाला है हेल्थ और फिटनेस को लेके। तो मैं चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट को पूरा देखिए, आपको बहुत बहुत टिप्स मिलने वाले हैं, अच्छा लगेगा। सो आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट की? ओके, 2019 से मैंने मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ओवरवेट हूँ, अराउंड 75 kg, तो फिर मैंने सोचा अभी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने जिम ज्वाइन किया एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ आई लॉस 18 kg। आफ्टर दैट मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ कि अगर करे तो फिर हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा डाइट और फॉलो करते हैं, थोड़ा पावर और बढ़ाते हैं। इस हिसाब से फिर मैंने मेरा करियर एज अ प्रोफेशन उसमें ही चूज़ किया, एज अ फिटनेस। लेकिन ये जिम जाना, जिम करना, ये डिसीजन मतलब एक दिन का तो नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारा बैक हिस्ट्री होता है। थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए ना। और जिम जाना और डाइट फॉलो करना वो मेरे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यूस खाती रहती हूँ। बाहर गए तो खाना या फिर खाना, सोना, पढ़ना, इतना ही रूटीन था। जिम से रिलेटेड कुछ था ही नहीं।
बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है खुद को ही, हम दूसरे को बताते हैं कि बोलते हैं ना कि जैसे आप हो वैसे अच्छे हो, वो दूसरे के सामने बोलने के लिए अच्छा है, बट कभी कभी खुद को रियलाइज़ होता है नहीं मुझे भी इसके जैसा बनना चाहिए, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, फिट है, फाइन है, जिम करना चाहिए। इवन हम कभी बाहर जाते हैं शॉप में, अगर शॉपिंग के लिए गए तो फिर वो दूर से ही देख के बोलते हैं अरे आपका साइज़ का कपड़े नहीं है मैम, तो फिर वहाँ से हमें बाहर से ही जाना पड़ता है। या फिर मैं बिरला कॉलेज में थी, मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो हमें प्रॉपर ड्रेस कोड था, टी शर्ट एंड पैंट। तो मेरा वेट इतना था कि मुझे वो टी शर्ट एंड पैंट पहनने में भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, तो मैं स्कार्फ लेके जाती थी कि मैं ज़्यादा मोटी ना दिखूँ, या फिर इस वजह से। तो एक बार मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर मैंने भाइयों को बोला कि मुझे अब पतला होना है, तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि तुम ये जिम में जाओ। फिर वो दोनों मुझे लेके गए जिम में, और फिर वहाँ से मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुआ। ग्रेट। जनरली ऐसा होता है कि घर से सपोर्ट नहीं आता है, राइट। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है ये चीज़, बट होता है जनरली, हम लोग देखते हैं। और स्पेशली गर्ल्स अगर चाइल्ड है और भाई है, फिर तो वो भाई ज़्यादा उनको पैम्पर किया जाता है बचपन से ही, और गर्ल्स को थोड़ा ऐसा, मतलब हम लोग ने जैसे माहौल देखा है, हर एक का अलग अलग रहता है डेफिनेटली। तो आपके घर का माहौल कैसा था वहाँ पे कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है? आई अंडरस्टूड कि ये चीज़ है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि पुश करते हैं घर वाले कि नहीं तू कर, ये कर, तो वहाँ पे कैसा रहा आपके लिए? एक्चुअली हमारे पूरे पापा के खानदान में मैं अकेली लड़की हूँ, तो वो पैम्परिंग भाइयों से ज़्यादा मुझे ही मिला है। वाओ, ग्रेट। तो पापा का सपोर्ट, मम्मा का सपोर्ट, और उससे 100% ज़्यादा मेरे भाइयों का सपोर्ट। अगर किधर जाना है तो हम पापा से पहले पूछते हैं, बट मेरा ऐसा है कि कहीं जाना है तो भाइयों से कि मैं वहाँ पर जाऊँ क्या, फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है जा, या फिर मैं भी आता हूँ, जाते हैं। और वो मोस्टली वो परमिशन दे देते कि ठीक है जा, किसके साथ जा रही है क्या, फिर उनसे कांटेक्ट वगैरह करके वो सब डिसाइड कर लेते। फिर वो अपनी पहचान निकालते कि वहाँ पर हमारे पहचान के, तुम यहाँ पर जाओगे तो सेफ रहोगे, ऐसा। तो वो हमेशा हर मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं हमें। ग्रेट। तो जिम के लिए भी उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि आप जिम जाओ, डाइट वाइट करना ये वगैरह, तो उसके लिए भी आपको? इवन मेरा छोटा भाई जिम जाना स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर उन्हें देखा, एक्चुअली वो भी पहले बहुत हेल्दी थे, तो उन्होंने लाइक अपने ऐप्स वगैरह निकाले, तो ऐसे देख के लगा कि इतना इजीली, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि कितना इजीली हो गया, 1 साल के अंदर आ जाता है। बट वो डाइट फॉलो करना, रेगुलर जिम जाना, उसके कुछ रूटीन्स होते हैं वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो उनको देख के थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मुझसे होगा या नहीं। बट जब उनका डाइट देखा तो ऐसा लगा कि डाइट तो फॉलो नहीं कर सकती मैं, तो कैसे होगा। बट अगर मोटिवेशन कभी कभी आता है, माइंडसेट अगर करो तो वो फॉलो हो जाता है। राइट। हाँ, तो मेन सब गेम हमारा माइंडसेट का है, अगर आप सोचो तो कर सकते हो, कर सकते हो डेफिनेटली, अदरवाइज नहीं। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा ऐसा मोमेंट रहा कि उसने आपको हिट किया कि बस अभी बस हो गया, अभी मुझे जिम जाना ही है? एक्चुअली ऐसा मोमेंट नहीं था, एक फ़नी इंसिडेंट ही है कि मेरे भाई की शादी होने वाली थी, तो वो क्रेज़ अभी चल रहा है ना इंस्टा पे कि पतला होना है, लहंगा पहनना है, वो सब ही था। तो फिर मैंने उससे वीडियोस भेजे कि देख मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए, तो उसके लिए बॉडी भी वैसी होना चाहिए कि क्योंकि हम लीन होते हैं तो हम पे कोई भी आउटफिट अच्छा दिखता है। तो उसे मैंने बताया कि जब तक मैं पतली नहीं होंगी तो शादी मत करना, एटलीस्ट मुझे 6 से 7 महीने का टाइम दो, एटलीस्ट मेरा 5 to 6 kg भी लूज़ हो गया तो भी इनफ है तेरे शादी के लिए। तो उसने बोला ठीक है, अगर हम शिफ्ट होते हैं तो पहले मैं तुझे जिम लेके जाता हूँ, फिर तू पतली हो, फिर उसके बाद मैं लड़की देखूँगा। फिर वैसा हमने किया, और उसने वो फॉलो भी किया, वो मुझे जिम भी लेके गए, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, देन उसके बाद शादी की, फिर आउटपुट भी रेडी किया। वाह, ग्रेट। ऐसा मतलब ऐसा काफ़ी कम ही देखने मिलता है, इतना सपोर्ट आपके लिए रुके रहे वो शादी करने से। लड़की तक नहीं देखी इनफैक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत मतलब अच्छा ये मिला आपको सपोर्ट, मतलब इसको इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या हो सकता है। ये डिसीजन तो आपने लिया कि आपको जिम जाना है, बट उसमें पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करना है, बिकॉज ये कम्प्लीटली अलग और न्यू फील्ड है हमारे यहाँ पे, देखा जाए तो बहुत कम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की, उसके अंदर मुझे पता चला कि
करीबन 5000 ही पावर लिफ्टर इंडिया में हैं, उसमें से 1,000 से 1,500 गर्ल्स हैं और 3000 और 3500 जो है वो बॉयज़ है। तो मुझे बताइए कि आपने ये फील्ड चूज़ की, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स तो हार्डली कोई होगा कि हाँ मतलब पावर लिफ्टिंग वो भी गर्ल्स कर रहे हैं, है ना, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि मुझे यही करना है? एक्चुअली मेरे सामने इंस्पिरेशन कोई था ही नहीं पावर लिफ्टर, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि पावर लिफ्टिंग एक्चुअली होता क्या है, उसमें कैसे गेम होते हैं। जब मैंने फ़ैट लॉस किया तो मेरा 75 kg था, फिर मैं 57 पे आई। 57 पे आने के बाद फिर मैं लीन वगैरह हो गई, वो मेरा टारगेट पूरा हो गया। अब आगे क्या करना है? अब जिम का ऐसा आदत लग गया है कि जिम नहीं जाओ तो फिर ऐसा कुछ तो अधूरा लगता है, बॉडी पेन होना या फिर कुछ भी, पूरा दिन ऐसा कंप्लीट फील नहीं होता। तो फिर जिम का इतना आदत है, फिर जिम में वेट लिफ्ट करती थी तो सब लोग बोलते थे कि तू इतना अच्छा वेट लिफ्ट करती है, जो थोड़ा और अगर प्रोटीन इंटेक करेगी या थोड़ा और प्रैक्टिस करेगी तो पावर लिफ्टिंग करके एक गेम है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, या फिर एक बॉडी बिल्डिंग होता है। बट बॉडी बिल्डिंग का जो कॉस्ट्यूम है उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में घर में भी पूछा तो मम्मा ने यही बोला कि सिर्फ हमें स्टेज पे वो कॉस्ट्यूम पहनना है, राइट, हमें पूरा दिन पहन के नहीं घूमना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं खुद कन्विंस नहीं कर पा रही थी खुद को कि मैं वैसा आउटफिट पहन के मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। तो फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, बट आफ्टर 2-3 मंथ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये मुझसे नहीं होगा। तो अगर दूसरा कुछ करे जिसमें खुद का भी मन करे तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हम वैसे भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से नैरो माइंडेड रहते हैं ना, वैसे कि जहाँ अगर भाई जा रहा है मेरा तो वो मुझे ऐसे ना देखे, वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो फिर मैंने सोचा फिर और दूसरा क्या ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मेरे सर ने बताया कि एक पावर लिफ्टिंग होता है तो वो ट्राई करते, सिर्फ उसमें बेंच स्क्वाट और डेडलिफ्ट मारना है। तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरा स्क्वाट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम प्रैक्टिस करते, धीरे धीरे हो ही जाएगा। फिर हमने वो डिसाइड किया। फिर उसके बाद में एक कंपटीशन था पूना में, तो वहाँ पर सिर्फ डेडलिफ्ट का कंपटीशन था, फर्स्ट कंपटीशन। तो सर ने पूछा कि तुम पार्टिसिपेट करोगे? मैंने बोला मुझे आइडिया नहीं है और मैं कल्याण में ही नहीं किया तो मैं डायरेक्ट पूना कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला मैं साथ में आता हूँ, तुम चलो। तो फिर वो मेरे साथ में आए। फर्स्ट कंपटीशन था मेरा पूना में, तो उधर मुझे सिल्वर मेडल लगा। तो उधर से थोड़ा जोश आया कि अरे मतलब विदाउट प्रैक्टिस इतना कुछ नहीं किया है तो मेडल ला सकती हूँ, अगर मैं और मेहनत करूँ, मेरा 100% दूँ तो मैं और भी अचीव कर सकती हूँ। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब इतना कैजुअल एफर्ट से आपने स्टार्ट किया कि नॉर्मल जिम कर रहे हो, सिर्फ आपकी बॉडी फिटनेस आपको साथ दे रही थी, वो वेट लिफ्टिंग करना ये इजी, मतलब आपके लिए इजी टास्क है। जैसे हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी था ये चीज़ करना कि वेट लिफ्टिंग वगैरह आराम से कर रहे हो। तो वहाँ से आपको एक ये मिला कि हाँ चलो ये भी मैं कर सकती हूँ। तो ये मेडल आपके लिए कितना ज़्यादा, मतलब वो क्या चीज़ बहुत प्रीशियस था कि सिल्वर मेडल वो फर्स्ट टाइम बाहर जाके ला रहे हैं, क्योंकि स्कूल में मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया है किसी चीज़ में, मोस्टली पढ़ाई यही सिर्फ रहता है। जब छोटे थे तो डांस में भी 7-8 तक डांस में किया, उसके बाद में वो भी बंद। इवन कॉलेज में सिर्फ प्रोजेक्ट जो रहता है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था ही नहीं मेरा, बट जिम के वजह से मुझे मेडल मिला तो उसका खुशी इतना था कि अरे फर्स्ट टाइम मेडल मिला है और वो भी सिल्वर। फिर जब मैं पुणे से आई घर पर, फिर घर पे मैं कुछ रात को 3-3:30 बजे तक आई, तो फैमिली में सब वेट ही कर रहे थे मेरा कि अरे ये आएगी। उन्हें पता नहीं था मेडल है करके, बट वो वेट कर रहे थे कि कंपटीशन से फर्स्ट टाइम आ रही है। तो उन्हें जब बताया तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। तो ऐसा लगा कि कुछ तो अचीव किया है, अगर और मेरा 100% मैं दे सकती हूँ तो और शायद मैं आगे जा सकती हूँ। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे गए। वाह, तो ये एक्सपीरियंस ने आपको बहुत पुश किया इसका मतलब। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं अभी धीरे धीरे आपने बाकी जगहों पे भी पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी आपने गोल्ड जीता है, तो वो एक्सपीरियंस जर्नी मुझे थोड़ा सा आप बताइए। ओके, तो फिर नेशनल मैं WRPF फेडरेशन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, तो उधर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीता। फिर यहाँ से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 में हुआ। तो वो रशिया मॉस्को में। तो हमने कभी मुंबई से बाहर देखा नहीं और डायरेक्ट इंडिया के बाहर सिलेक्शन, तो वो थोड़ा बहुत ऐसा, जब पता चला कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया है
तो ऐसा लगा कि रशिया इंडिया के बाहर, हम प्लेन में भी नहीं बैठे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो बहुत खुशी हुई। फिर ऐसा लगा कि इतना दूर जा रहे, इतना बड़े मंच पे, वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट पार्टिसिपेट करने वाले थे और वहाँ पर मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी। बट इस बात की खुशी भी थी कि इतने बड़े मंच पे इंडिया को प्राउड कराने का मौका था मेरे पास। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में वहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज़ आई, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई, बट तो भी मैंने खुद को कन्विंस किया, थोड़ा भरोसा रखा, कॉन्फिडेंस के साथ मेंटल स्ट्रांगली किया। उसके बाद में मैंने वहाँ पर 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज़ जीता। वाह, तो आपको फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ से आपको गोल्ड और सिल्वर आपने इस कंपटीशन में इंडिया के बाहर से जीता, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? वहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा था वो लाइव हो रहा था, तो शॉप में बैठ के मेरे दोनों भाई लोग लाइव देख रहे थे, इवन मेरे सर भी लाइव देख रहे थे और फ़ोन मेरे पास ही था। तो उन्हें दिख रहा था कि मैं इधर उधर भागे जा रही हूँ और अपने इंडिया में एक स्टेज होता है, बट वहाँ पर 5 से 6 स्टेज थे। तो हमें सर्च करना होता है कि हमारा नाम किस स्टेज पे है, वहाँ पर हमें ही खुद को ढूंढना पड़ता है। और हमारे साथ भी कोई नहीं कोच कि हम जाके देखें, हम सारे एथलीट ही थे। हाँ, तो स्कॉट में फ़र्स्ट वहाँ पर कुछ 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वहाँ पर मैं स्कॉट का फ़र्स्ट मेरा अनाउंसमेंट हुआ और वो लोग रशिया में ही अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। लास्ट 20 सेकेंड्स बाकी थे, तब किसी ने बताया कि आपका सेकंड प्लेटफॉर्म पे नंबर है, आप वहाँ पर जाओ। तो मैं घाई गड़बड़ी में गई और सामने रेफरी बैठे थे, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं गई, बेल्ट वगैरह लगाया, नी कैप लगाया और डायरेक्ट स्कॉट का पोजीशन लिया। तो उनके कॉल होते हैं, अगर वो हाथ से ऐसे करे कि सिट, तो बैठना होता है, उठना होता है, वो कॉल दे तभी रॉड रखना होता है। बट मैं इतने घाई में थी कि 20 सेकेंड्स में मुझे मेरा लिफ्ट, गुड लिफ्ट चाहिए, फेल नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट है। तो इतने घाई में मैंने उनका कॉल सुना ही नहीं, तो मेरा फर्स्ट लिफ्ट ही ख़राब हो गया। तो ऐसा होता है ना, फर्स्ट ये होता है कि अगर पहले इसमें ख़राब हो गया तो फिर ऐसा माइंड में रहता है, अरे अब नेक्स्ट कैसे होगा। क्योंकि अगर हम पहला स्कॉट 100 का मारते तो हम नेक्स्ट टाइम सोचते कि 110 का मारें या 120 का, बट पहले ही ख़राब हो गए तो ऐसा लगता है अभी नेक्स्ट लिफ्ट क्या दे। वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था मेरा। फिर भाई का कॉल उतने में ही चालू था, भाई का, सर का। सर मेरे बोलते अगर टेंशन घेऊ नकोस, आता सॉरी और 2 है तो उसमें तू कवर अप कर लेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हुआ ना, अभी बस उनके कॉल पे ध्यान दे। फिर धीरे धीरे करके हुआ, फिर स्क्वाट मेरा निकल गया तीनों, फिर बेंच मेरा बहुत अच्छा हुआ। फिर डेडलिफ्ट के टाइम मेरा फर्स्ट गुड लिफ्ट गया, सेकंड फेल गया और थर्ड मेरा गुड लिफ्ट गया था। बिकॉज क्योंकि हमारा वो लगेज इशू हो गया था, तो उसके वजह से प्रॉपर फूड नहीं था वहाँ पर, तो एनर्जी बहुत डाउन था हमारा सबका। तो उस वजह ये से लगेज इशू क्या है, आपने क्या मतलब थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हमारी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हम मुंबई से शारजा से मॉस्को के लिए निकले। तो हमारा जो लगेज था वो शारजा में ही रह गया और हम सब मॉस्को में पहुंच गए। मॉस्को में पहुंचने के बाद हम वेट कर रहे कि हमारा लगेज अभी आएगा अभी आएगा। फिर हमने सर्च किया, हमें हमारा लगेज ही नहीं दिखा। फिर हम ऑफिस में गए, ऑफिसर्स को पूछा कि लगेज हमारा इंडिया टीम का ही नहीं है, बाकी सबका है। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने फाइंड किया कि तुम्हारा लगेज अभी तक शारजहाँ में ही है, यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। और हम कुछ 12 to 13 लोग थे टोटल। तो आधे लोग के पास जैकेट नहीं था, आधे लोग के पास मनी नहीं था, क्योंकि सब उनके मेन बैग में ही था, खाने के लिए फूड नहीं था। और जो हैंड बैग था, किस किस के पास पैसे थे, किस किस के पास कपड़े नहीं थे। और वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा था, -10 टेम्परेचर था। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। फिर वहाँ पर कंप्लेंट फ़ाइल किया, उसमें 1 से 2 घंटा गया। फिर हम वहाँ से हमारे होटल में गए, फिर वहाँ पर स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हमारा वेइंग था, फिर हमने वेइंग किया, तभी हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ बाहर से, क्योंकि हम रात को ही वहाँ पर पहुँचे, तो हमें इतना पता नहीं चल रहा था कि आजू बाजू क्या है, क्या ले सकते हैं, क्या परचेज़ कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम उठे, हम लोकेशन पे गए, हमने हमारा वेइंग दिया, फिर हम होटल में आए और नेक्स्ट डे हमारा कंपटीशन था। और कंपटीशन में जो भी ये लगते हैं, स्यूव्स होता है, बेल्ट होता है, रिस्ट बेल्ट होता है, वो सब हमारे मेन बैग में थे। अगर वो नहीं रहेगा तो हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, अगर कर भी ले बट उतना 100% नहीं दे सकते। फिर हमने कंप्लेंट फाइल करने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आ जाओ। फिर हम रात को कुछ 1-2 बजे हम एयरपोर्ट पे गए हमारा लगेज लाने के लिए। लगेज वहाँ से लिया और 2:30 और 3 o'clock अराउंड हम हमारे होटल पे आए।
और सुबह मॉर्निंग 6 बजे हम फिर से निकल गए। मतलब वो 2 से 3 घंटे का पीरियड था हमारे पास, सिर्फ खाने का, रेस्ट करने का, उतने में कुछ होगा नहीं, तो भी हमने किया। और मेरा तो इतना बुरा एक्सपीरियंस कि मुझे जो पैक फूड होता है वो कभी परचेस ही नहीं किया, तो बनाना ही नहीं आता है। तो फिर अब क्या करें, तो मैंने सोचा जो इजी है वो बनाते हैं। तो राइस था, तो उस पर लिखा था, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया कि गर्म पानी में डालना है, रखना है। डाला, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो राइस बनने को ही रेडी नहीं। बनने को ही रेडी नहीं। फिर सोचे कि अभी क्या करें, फिर सोचा मैगी ट्राई करते हैं। मैगी तो नॉर्मली हो जाती है, वो भी ट्राई किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मा ने ज़बरदस्ती 3 kg एप्पल मेरे बैग में ही डाल दिए थे। इवन उन्होंने लड्डू, वो बोलते ना माँ का प्यार, इतना भर भर के वो लड्डू, एप्पल्स वगैरह सब दिए थे। तो फिर उससे रात को हमने काम चलाया। फिर नेक्स्ट डे हम वैसे ही वेन्यू पे निकल गए कंपटीशन के लिए। 2 days आपका ऐसा ही गया? ऐसे ही था सब। उधर एक्चुअली कैंटीन वगैरह था खाने के लिए, बट मुझे वो जम ही नहीं रहा था। उनका फूड में मुझे अलग ही स्मेल आ रही थी और बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहा था, तो वो जा ही नहीं रहा था। जूस भी कितना पियेंगे हम, 1 गिलास ठीक है, बट ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा था। तो वो एक इशू हुआ। फिर हम वेन्यू पे जब निकल रहे थे तो अपने ही साथ भी कुछ लेके जाना था, तो घाई गड़बड़ी में कि चलो चलो चलो। एक तो हम इतना लेट सोए, फिर फ़ोन आया कि जल्दी जाना है, तो आधा होटल पे ही रह गया और फिर वैसे ही निकल गए। तो उधर का पूरा दिन ये हो गया। तो जब मैं डेडलिफ्ट मार रही थी, मेरा बॉडी इतना शिवर हो रहा था। मतलब मैंने लिफ्ट किया, बट मेरे पैर बहुत ज़्यादा ही शिवर हो रहे थे, तो उन्होंने नो लिफ्ट दे दिया। बट थर्ड में मैंने ट्राई किया, तो वो गुड लिफ्ट चला गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कितना ट्रॉमा, मतलब इसके नहीं। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट था मेरा, उसका एक्सपीरियंस। हॉरिबल। मतलब यहाँ एक तो लगेज नहीं है, हाँ, प्रॉपर फूड नहीं जा रहा है, प्रॉपर ड्रेस नहीं अवेलेबल है, 2 days। हाँ, फिर और उसमें भी फिर घर के फ़ोन की भाइयों का, अरे तू फ्लाइट से गई ना, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, ये देखा वो देखा। अभी हम ऑफिस में बैठे, अभी उसको मैं क्या बताऊँ हम किधर बैठे क्या कर रहे। अगर उनको बताती तो वो और टेंशन लेते कि अरे वो अकेली गई है और ऐसा हो रहा है, अभी क्या करे। तो फिर जब लगेज मिला, फिर उन्हें सब बताया मैंने कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी मैं। अरे तो ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ बताई आपने कि ऐसा होने के बाद फिर भी आपने पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया। इनफैक्ट सारे इंडिया के सारे लोगों का मतलब ये हुआ ना, सेम की फ्लाइट डिले है और लगेज कहीं और चला गया, राइट। तो उन सभी के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है उसमें भी परफॉर्म करके दिखाना। ना ठीक से खाना हो रहा है, ना नींद हो रही है, फिर भी। तो भी मेरे सर है सुनील पटेल सर, उन्होंने मतलब हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया कि लाइक तू टेंशन मत ले, मेडल वगैरह हम बाद में देख लेंगे, तू तेरा परफॉर्मेंस 100% दे, जो होगा वो एंड में पता चल ही जाएगा। तो अभी से स्ट्रेस लेके मतलब नहीं, तुम सिर्फ गेम पे फोकस करो, फिर हम देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है, और हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम फिर से जाएंगे। तो उनका एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। वो एक्चुअली मेरे कोच नहीं बल्कि मेरे गाइड भी है, मेंटोर भी है। हर स्टेप पे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ग्रेट। ये मुझे आपका ये एक्सपीरियंस सच में मतलब हैट्स ऑफ है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। जब चीज़ें आपके साथ प्रॉपर अलाइन होती है ना, तब भी हम कभी कभी परफॉर्म नहीं कर पाते, बट ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था चीज़ें, उसमें भी आपने परफॉर्म किया। सच में ट्रूली आप इंडिया से जो भी लोग गए, हैट्स ऑफ है उनके लिए। वेरी नाइस। अभी मुझे बताइए आपका जो स्कूल टाइम था कैसा रहा वो? स्कूल टाइम तो नहीं मेरा कुछ खास था, बट कॉलेज टाइम मेरा अच्छा था। स्कूल टाइम से बेटर था कॉलेज टाइम। बट ऐसा होता है कि कॉलेज टाइम में अब मैं बहुत ज़्यादा ही फैट थी, तो स्कूल टाइम में एक्चुअली 10th तक मैं बहुत लीन थी। फिर 10 के बाद मेरा जो वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, वो रुका ही नहीं। 75, फिर वो 80 तक आया, फिर 80 से फिर से 75 आया, तो वही चल रहा था। तो स्कूल लाइफ मेरा ओके था, बट कॉलेज लाइफ मेरा बहुत अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे मिले वहाँ पर। इवन मेरी एक फ्रेंड है भारती, वो भी मुझे मिली। तो इवन अभी भी कुछ भी होता है तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इवन अंजलि है और समीक्षा है, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते एवरी टाइम। ग्रेट। आप स्टूडियस थे, कैसे थे आप स्टडी में? हाँ, स्टडी में मतलब मेरा ऐसा रहता था कि अगर मेरे टीचर ने बोला है कि ये करना है तुम्हें, तो वो करना ही है।
कि कल बताना है, तो बाकी लोग का रहता है ठीक है देख लेंगे करेंगे काय होना रे वो सब सीन वैसा नहीं। तो एक बार हमने सोचा हमारा कोई टैक्स का हाँ फाइनेंस का कुछ तो भी लेक्चर था, तो हमने फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम बंक करते हैं। तो उसमें से मैं एक सिंसियर, बाकी हमारे ग्रुप के कि हाँ हाँ करते करते, तो जस्ट वो बाहर निकल रहे थे और मैम स्टेप्स से आ रहे थे। तो किसी ने तो भी बोला अरे मैम आ रहे तो नहीं जा सकते, तो ये सब लोग उठ के वो वाले रूट से निकल गए कि नहीं जाना है तो जाना है। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उठने की कि मैं उठूँ, तो मैं वहाँ पर ही बैठ रही, वो मुझे इशारा कर रहे वहाँ से कि आजा 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 मैं तुम जाओ अभी नहीं आ सकते, अब तो सामने ही आ गए अब कैसे उठे तो फिर मैम आ गए, तो फिर मैम को लगा कि अरे यही बच्चे एक सिंसियर हैं इनके ग्रुप में और बाकी सब तो भाग गए, उनकी क्लास अब नेक्स्ट डे वो लेंगे। तो वही तो सबको मैम और सब मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते कि तेरा फेस ना बहुत इनोसेंट है, तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो मैम को वैसे ही लगता था सेम, वो जो सोचते थे वही लगता था कि ये बहुत सीधी सादी सी है, अपना होमवर्क भी प्रॉपर करती है और इसके जो फ्रेंड्स है वो बहुत थोड़े ये है, इसको भी लेके जा रहे हैं उसी लाइन में, ऐसा होता था। तो फिर मेरी इमेज एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बट मैं वैसी नहीं हूँ ज़्यादा लेकिन सबको बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत सीधी सादी सी है। तो अभी तक कॉलेज की जो मैम है वो अभी तक कांटेक्ट में है। इवन मैं रशिया से आने के बाद भी उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया, फिर उन्होंने पोस्ट किया इंस्टा पे वगैरह, अपने कॉलेज में बताया। तो वो थोड़ा प्राउड मोमेंट था कि अभी तक जानते हैं मुझे कॉलेज छोड़ के बहुत टाइम हो गया है, बट वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। ग्रेट। यहाँ पे मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ये मेडल जीतना और वो तो डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट होता है सबके लिए, लेकिन मेडल जीत के आप जब घर वालों के सामने आए तो वो सिनारियो मुझे सुनना है आपसे कि क्या रहा उनका रिएक्शन। जब मैं रशिया से रिटर्न आई तो हमारा फ़्लाइट को 16-17 आवर का था, मतलब पूरा दिन हमारा उसी में गया, क्योंकि हम मॉर्निंग से निकले थे रशिया से, कुछ 4 या 5 बजे निकले थे और यहाँ आते आते हमें 10 बज गए। तो बहुत टायर्ड वगैरह थे, सिर्फ इतना ही बताया था कि हम आ रहे हैं। तो भाई बोला ठीक है आ जाओ। तो मुझे कुछ भी ये नहीं था कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होने वाला है। मेरे भाइयों ने बैंड बुक करके रखा था मेरे लिए, तो वो सोच रहे थे कि एयरपोर्ट पे लेके आए। तो फिर मेरे दूसरे भाई ने मना किया कि एयरपोर्ट पे भगा देंगे उधर से तुमको जो सेलिब्रेशन करना है वो तुम घर पे आके करो। फिर आधे दूर से उन्होंने बैंड वगैरह सब बुक किया था और उन्होंने बोला था कि 10 बजे अगर मैं आ जाऊँगी तो आते आते 1 घंटा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 11 या फिर 11:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने सबको बुला लिया, हमारे बिल्डिंग के 3 विंग है, तो सबको उन्होंने मैसेज डाल दिया कि मेरी सिस्टर आने वाली है, वो भी इंटरनेशनल मेडल लेके। तो सब बहुत खुश थे। और जहाँ पर हमारा शॉप है वहाँ के लोग भी, एक्चुअली हमारा शॉप बहुत पहले से, तो सब जानते हैं हमें उस एरिया में। तो बोरवाड़ी की आधी पब्लिक वहाँ पर जमा हो गई थी। इवन जो रास्ते पे घर वगैरह है वहाँ के भी आ गए थे, जो भी नेबर्स हैं, कि हाँ अपनी एरिया की लड़की आ रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि इतने दूर से, और हमारे ख़ानदान में इंडिया के बाहर जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मुंबई के बाहर नहीं गए, तो फिर हम रशिया के बाहर जाके लेकर आ रहे हैं वो भी। और मैं 1 वीक थी वहाँ पर, तो वो एक्सपीरियंस वगैरह भी उन्हें फ़ोन पे ही बताती रहती थी, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर जब हम आए तो हमें ना एक्चुअली बहुत डिले हो गया, एयरपोर्ट पे ही डिले हो गया, तब 12 वहाँ बज गए थे। फिर आते आते ट्रैफिक में 1 बज गए, 1:30 बजे। भाई कंटिन्यू कॉल कर रहा है सर को कि कितना टाइम लगेगा, अभी तक नहीं आए। तो वो बोल रहा है अरे ट्रैफिक है तो उसमें आधा टाइम चला गया। तो भाई मेरा बैंड वाले को बोल रहा है अरे वो लोग यहाँ पर ही है, थाने पे आ गए, वहाँ पर ट्रैफिक है, अरे यहाँ पर ही है, थोड़ा सर को वोमिटिंग हो रहा है रास्ते में इसीलिए गाड़ी रुक रही है। वो सब हुआ। फिर हम कुछ 2-2:30 बजे आए, तो मुझे लगा कि अभी रात का टाइम है, मैं घर पे आऊँगी और शांति से पहले सोऊंगी क्योंकि बहुत थक गई थी। फिर जैसे ही हम कार में से उतरे वैसे ही भाई ने वैसे इशारा किया कि आ गए करके, तो वो बैंड बजने लगा। मैं आई तो वो मेरे लिए बहुत ही था कि अरे इतने सारे लोग और मुझे वेलकम करने के लिए, मैं तो रोज़ की बंदी हूँ, मैं रोज़ ही आती हूँ इधर। तो वैसा हो गया। तो उन्होंने बैंड वगैरह लाया था, इतने सारे फटाके लगाए थे। इवन वो बड़े हार होते हैं ना, वो सिर्फ दूसरे को पहनाते समय देखा, बट इतना बड़ा हार खुद पहना तब ऐसा लगा कि अरे कुछ तो अचीव किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर नेबर्स रास्ते में जो रहते हैं वहाँ पर, तो वो आरती की थाली लेकर आए, 1 आया, 2 आए, 3 आए, मतलब हर एक स्टेप पे। हमारा घर वहाँ से हार्डली 3 से 4 मिनट दूर है,
तो रास्ते में जितने भी आ रहे थे सब थाली लेके खड़े थे और वो स्वीट्स लेके खड़े थे। तो इतना ये लगा ना, अरे मतलब इतना मैंने कुछ किया, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि मैंने इतना अचीव किया। बट वो बोले कि अरे नाही तू एवढं आणलंयस ना, तो वो नज़र उतार रहे, कोई नज़र उतार रहे, कोई आरती कर रहे, और वो लोग भी इतना प्राउड फील कर रहे थे ना कि उनकी आंखें भी भर रही थी। तो उनको देख के मुझे भी लग रहा था। और अभी तक मेरे मम्मी पापा सीन में है ही नहीं, क्योंकि वो घर पे ही है अभी तक, ये सब रास्ते के बाहर ही हो रहा है। फिर जैसे जैसे बैंड बजा के आए हम लोग रास्ते में, फिर वहाँ से मेरी मम्मी, दोनों भाभी, वो तो इतने खुश थे, वो भी नाचने लगे, और जो चिल्लर पिल्लर थे वो नाचने लगे। तो फिर मैं भी नाचने लगी। फिर मैं देख रही थी कि सब दिख रहे, मेरे पापा ही नहीं दिख रहे कि पापा सो रहे क्या, क्योंकि मेरे पापा जल्दी जाते हैं ना सुबह, तो वो थक जाते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि पापा को डिस्टर्ब मत करो, अगर आऊँगी भी तो घर पे, फिर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। फिर देखा तो पापा एकदम कोने में थे, और मैंने पापा को रोते हुए कभी नहीं देखा कभी, मतलब कभी नहीं। उनकी आंखें ना इतनी भर गई थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं, अरे पापा आप क्यों रो रहे हो, तो खुशी का है ना। तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, उन्होंने डायरेक्ट मुझे हग किया। फिर हम आए, केक कटिंग वगैरह किया, इवन जो फ़ोटोज़ भी निकाल रहे थे, तो वो मेरे पापा के फेस से ही दिख रहा था कि वो मुझ पर कितना प्राउड फील कर रहे हैं। वो इतने खुश थे, उनकी आंखें भरी थी बहुत ज़्यादा, बट स्माइल उनकी रुक नहीं रही थी, ऐसा सीन हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और मतलब ऐसा कि हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने इतना नाम नहीं किया। मैं फर्स्ट हूँ कि जो इतना मैं आई यहाँ तक इस पोजीशन पे। तो ये सब तो मेरा सेलिब्रेशन हुआ। नेक्स्ट डे पापा के मार्केट में पता चला कि ये टेम्पो वाले की लड़की इंटरनेशनल जाके आई है। तो मार्केट में जो मेन होते हैं, उन्होंने उनका 2 से 3 बार उनका स्वागत किया, उन्हें बुके। तो मेरे पापा घर पे लेके आते थे, ये देख बुके तेरे लिए मेरा भी स्वागत हो रहा है तेरे साथ साथ। फिर नेक्स्ट डे से फिर कॉल आना स्टार्ट हुए कि 8 बजे से, मतलब आराम तो मिला ही नहीं कि अभी नगर सेवक आ रहे घर पे, ये आ रहे। फिर एमएलएज है, वो हमारे शहर प्रमुख है, वो भी, मैं उनके ऑफिस गई थी, उनकी सिस्टर है वो हमारे घर आए थे। मतलब कंटिन्यू 5-6 दिन यही चलता रहा, कोई ना कोई आ रहा है। फिर वो कांटेक्ट करके बता रहे कि इनके यहाँ पर जाओ या फिर उन्हें बुलाओ। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि मम्मी पापा के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा फील हुआ ही नहीं, कभी किसी ने किया ही नहीं, और मुझे इतना ये हुआ ही नहीं कि मैंने इतना अचीव किया है। तो मेरा भाई फिर बोलता है बाद में कि कैसे लग रहा है, मैंने बोला बहुत अच्छा। तो बोलते थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था ना मैंने बोला हाँ बात तो सही है, बट मैं क्या करती, बोलते नहीं नेक्स्ट टाइम तो और ज़्यादा मेहनत करना तो और अच्छा होगा। तो ऐसा लगता कि हाँ अगर थोड़ा और करती तो शायद 3 गोल्ड आ जाते, फिर सिनेरियो कुछ अलग होता। बट ठीक है, अभी ये मेरे लिए जीत है कि हाँ मैंने किया है, बट अभी तो मेरा गोल पूरा नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट टाइम जब मेरा होगा तो डेफिनेटली मैं 3 गोल्ड मेडल लाने के लिए और ज़्यादा डिसिप्लिन और मेहनत के साथ काम करूँगी, तो आ जाए। दिस इज समथिंग विच इज ना, मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही बढ़िया, और आपका सेलिब्रेशन इतना ग्रैंड रहा, हाँ। जितना आपकी अचीवमेंट ग्रैंड रही, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। और ये चीज़ होती है ना कि जनरली इतना सक्सेस देखने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ और इतने काम और इतने इजीली ऐसे बता रहे हो, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, कितना माय गॉड, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताना, आपके रशिया के एक्सपीरियंस जो आपने कहा 7 to 8 डेज आपने वहाँ पे स्टे किया, तो वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए, कैसा रहा? और जैसे हम वहाँ पर गए तो उसके बाद 1-2 दिन कंपटीशन में गया, फिर उसके बाद हमारे पास 1-2 दिन था वहाँ पर घूमने के लिए। तो जैसे हम कंपटीशन से आते थे तो हम डायरेक्ट घूमने चले जाते थे, रास्ते पे ही ऐसे निकल जाते थे। तो 1-2 बार नहीं, हमें 3 से 4 बार वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने भी पकड़ा कि तुम्हारे पासपोर्ट बताइए और उन्हें दिख जाते ये इंडियंस ही है जो बाहर भटक रहे किधर भी तो वो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह पूछा। फिर इवन 1-2 आए हमारे पास, उन्होंने हमें नमस्ते बोला। मतलब बहुत अच्छे से, वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह बहुत अच्छे पोलाइट है, जो भी मिल रहे थे ना सब नमस्ते विश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि किधर जाना है। एक बार तो हम एक जगह गए, फिर हमें रिटर्न आना था, तो रैपिडो वगैरह जो था उन्होंने ही बुक करके दिया, उनका कुछ अलग ऐप होता है। हाँ। तो उन्होंने ही बुक करके दिया, मतलब बहुत अच्छे थे। बट अपने इंडिया जितने अच्छे नहीं थे वहाँ के लोग। बोलते हैं ना कि यहाँ पर कोई आता है
तो कैसे यहाँ पर भी लोगों को येड़ा बनाते हैं, वैसे उधर भी सेम करते हैं। हाँ, वहाँ पे भी चलता है ये वहाँ पर system? भी सेम चलता है। तो एक एक्सपीरियंस है कि हम जब रिटर्न आ रहे थे घूम के, तो हम 4 गर्ल्स थे, तो हमने ना पहले उसे 1000 हुआ तो हमने 1000 दिया। फिर एक मैम थी, उनको चेंज चाहिए थे, तो उन्होंने चेंजेस के लिए वो 5000 उन्हें दिया, तो उसमें से उसने 4000 ही रिटर्न किया। फिर वो बोलता है कि 1000 तो कार का है ना, बट वो बोल रहे कि 1000 ऑलरेडी मैंने पहले पे किया है। हाँ। और लैंग्वेज इशू, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें रशिया नहीं आती, और आधे लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। वो इशू हो रहा था। फिर हम ना गूगल पे उन्हें ट्रांसलेट करके दिखा रहे कि भाई देख, तो भी वो सुनने को रेडी नहीं। फिर नज़र गई कि कैमरा भी है सामने, तो उन्हें बोला हमने कि कैमरा है ना, आप चेक कर लो। सुनने को ही रेडी नहीं। वो बोलता है कि पुलिस बुला लो। फिर एक मैम थी, वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बुला लो। फिर वो जैसे उतरे गाड़ी में से, तो वो जब तक बैठा था तब तक ओके था। जब वो गाड़ी में से उतरा, वो 7 फीट का बंदा था, इतना हाइटेड, और हम उसके सामने इतने इतने से लग रहे थे। और वो चिल्लाए जा रहा है। फिर क्या ही करे, फिर हमने रिसेप्शनिस्ट को बुलाया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो भी उसका ही साइड ले रही थी। फिर मैंने मैम को बोला एक काम करते हैं, दे देते हैं, फिर जो भी होता है हम कॉन्ट्रो कर लेंगे आपस में। तो वो टॉपिक को वहाँ पर ही क्लोज़ कर देते। फिर इशू होगा, फिर टीम को पता चलेगा, तो हम वहाँ पर ही क्लोज़ कर देते। वो एक हुआ। और इवन जो ऑफिसर्स है, हम कैसे, हमारे यहाँ पर पुलिस वाले अगर कोई भी रहते हैं, अगर हम पूछते किसी भी सिटीज़न से भी कि ये किधर जाना है क्या है, तो पोलाइटली बता देते हैं। इवन हम तो अगर कोई गैस वाला भी आए, उसे ही पूछते भाई पानी पियोगे क्या, कुछ खाओगे क्या, थक गए रहो। वहाँ पर वैसा नहीं, वहाँ पर 90% लोग रूढ़ी रहते हैं। अपने इंडिया जैसे नहीं रहते। इंडिया की पब्लिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते कि हमें जब बाहर जाते तो पता चलता है कि हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ पे आपको फिटनेस, एक्सरसाइज और रूटीन, डेली रूटीन वहाँ का, ये आपने मार्क किया होगा जहाँ पे आपने स्पोर्ट्स वगैरह, जहाँ पे आप थे पावर लिफ्टिंग में, तो उन लोगों का और हमारे यहाँ का, तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया मार्केबल चीज़ कि ये भी हमें फॉलो करना चाहिए या ऐसे भी रूटीन होने चाहिए, ऐसे कुछ? उनका ऐसा है कि वहाँ पर वर्ल्ड का जो कंपटीशन हो रहा था, तो वहाँ से बहुत सारे एथलीट आए थे। तो 64 कंट्री अगर हम बोले तो एथलीट भी उतने ही रहेंगे। और यहाँ पर सिर्फ मतलब 10% ही रहते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट के रहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, तो भी यहाँ पर पूरा दिन चला जाता है कंपटीशन। और वहाँ रहता है कि 4 से 5 स्टेज होते हैं, तो एक कंपटीशन हुआ तो तुरंत सेकंड स्टार्ट हो जाता है। अगर एक कैटेगरी का यहाँ पर हो रहा है तो सेकंड कैटेगरी का दूसरे स्टेज पे होगा, थर्ड कैटेगरी का अलग। तो वो लोग टाइम वेस्ट करते ही नहीं हैं, तुरंत फटाफट लेते जाते हैं, और इवनिंग तक पूरा ख़त्म करके मेडल डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देते हैं वर्कआउट। हाँ, और यहाँ पर हम 2 दिन लेते। पहले हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए, वार्म अप के लिए, जो भी कंपटीशन होता है उसमें टाइम जाता है, और मेडल्स का होता है उसमें टाइम जाता है। तो यहाँ पर 2 दिन, बट उन्होंने वहाँ पर एक कैटेगरी का ख़त्म करके मेडल वगैरह, जैसे जैसे कंपटीशन हो रहे थे वैसे वो मेडल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सर्टिफिकेट्स भी दे रहे थे। मतलब उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था स्पोर्ट्स के मामले में। राइट। और फूड के रिलेटेड आपने कुछ बताया था कि फूड वहाँ पे स्वीट जैसा हाँ, था, फूड था, बट वहाँ पर मुझे तो नहीं सूट हुआ। बाकी हाँ, वो इन्जॉय कर रहे थे, बट मुझे नहीं। एक्चुअली वहाँ का एग भी अलग ही लग रहा था, वो खरगोश होता है ना, वैसा उनका ऑमलेट लग रहा था। तो वही, तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं। इवन कैंटीन के बाहर से ही मुझे उनका स्मेल इतना सर में जा रहा था ना, तो फिर मैंने कूपन जो था मेरे जो रूममेट थे उनको दे दिया कि आप लोग जाके आओ, मैं मेरा लाया। एक्चुअली मैं बहुत सारा लेके गई थी कि अगर 10 दिन भी वहाँ पर नहीं खाती तो खुद बना के खा सकती थी, पर आपसे चावल ही बन ही नहीं रहे थे। बट एक मैम थे, हाँ। फिर वो हमारे रूम में आए, फिर हमने तीनों का खाना निकाला। फिर हम रोज़ कुछ ना कुछ बनाते थे। बिरयानी के पैकेट्स थे वो लेके गए थे, कभी दाल भात ही बनाते थे, चपाती का, मतलब सब लेके गए थे हम, थेपला एंड ऑल। तो फिर उसके बाद जब हमारा स्ट्रगल ख़त्म हुआ 2-3 दिन के बाद, फिर हमने अच्छे से खाना खाया। जो हमें पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, फिर बाद में मिला हमें। राइट।
मतलब ये सारी चीज़ें भी हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ स्किल में आता है, कुकिंग एंड ऑल। हाँ, वो आना ही पहले चाहिए। आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि पहले तो ऐसा रहता था कि करो, खाना बनाना आना ही चाहिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड है तो वही है। हाँ। पहले जैसे थोड़ा बहुत हाथ पैर चलने लगते, पहले इसमें हाँ। करना शुरू करो थोड़ा बहुत, बट थोड़ा सा आना ही चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई कमाना, और थोड़ा बहुत बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, गर्ल्स हो, इक्वली दोनों आपको को। अपनी सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें करनी हाँ, चाहिए, राइट। सर्वाइवल स्किल काइंड ऑफ, है ना। हम्म। आपका ये जो एक्सपीरियंस आपने बताया ये भी मतलब बहुत यूनिक लगा मुझे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें होती है जो हमें यहाँ बैठ के नहीं पता चलती। आप वहाँ जा रहे हो, सीख रहे हो उनसे, हाँ। तो वहाँ पे भी आपको अपने कुछ मार्क किया होगा, है ना, कि वहाँ के लोगों का लिविंग कैसा है, एक्सरसाइज रिलेटेड रूटीन यहाँ के। तो आपका यहाँ का रूटीन जो है वो कैसा है, मैं जानना चाहूँगी आप। यहाँ का रूटीन जो मेरा है, लाइक मैं मॉर्निंग में डेली वर्कआउट को जाती हूँ, तो मेरा एक दिन वर्कआउट होता है, एक दिन प्रैक्टिस होता है। तो मैं कुछ 6 बजे उठती हूँ, फिर 7:30 तक मैं जिम पहुँचती हूँ, तो उसके पहले का मील करके जाना पड़ता है। और मेरा ऐसा आदत है कि जब तक मैं खाऊँ ना, मुझसे वर्कआउट होता ही नहीं। इवन मैं खा के जाती हूँ घर से, अम्बिवली तक जाते जाते सिर्फ 20 मिनट्स का ही रास्ता है वहाँ पर, मुझे फिर से भूख लग जाती है, फिर मैं जिम में बैठ के फिर से खाती हूँ। इवन वर्कआउट के टाइम में मैं खाती ही रहती हूँ। एक दो जन तो मेरे को पूछे कितनी खाते तू खातास रहते वर्कआउट करता ना। फिर मैं उसको, तो मैं वेट भी तो उठाती हूँ ना, वो नहीं देख रहे हो आप। तो वैसा होता है। फिर मेरा कुछ वर्कआउट जो होता है वो 2 से 2.5 घंटे तक चलता ही है। फिर उसके बाद में फिर मेरा पोस्ट जो मील होता है वो मैं लेती हूँ, फिर मैं शॉप पे जाती हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा रेस्ट, बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है। इवन मेरे भाई लोग इतने सपोर्टिव है कि मैं जिम से आने के बाद सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए ही शॉप में जाती हूँ, फिर मैं घर पे आती हूँ। तो वो बोलते तू रेस्ट कर थोड़ा, क्योंकि तेरे बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। फिर तू आराम से 5-6 बजे तक आ जाना फिर से, लेकिन आना ज़रूर, सोना नहीं है। हाँ ठीक है। तो वो मुझे उसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि तू ये भी हैंडल कर और वो भी हैंडल कर, तेरे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए कि ये करे जा रहे हो। क्योंकि अगर हम वर्कआउट, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जिम में जाते हो मॉर्निंग में, तो बॉडी उतना एक्टिव होता ही नहीं है, मन नहीं करता कि अरे कैसे उठाए वेट ये वो। तो उसके लिए एक्टिव होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इवन माइंडसेट भी होता ही है कि करना है, हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि अभी हमें जाना है तो हमें क्या वर्कआउट करना है, कितना लिफ्ट करना है। तो ये सारा बात इम्पोर्टेंट है। पर डेली डेली ये सेम रूटीन जब आप फॉलो करते हो तो वो बोरिंग नहीं लगता है कभी कि? नहीं, एक्चुअली मुझे, मेरी बॉडी को इतना हैबिट हो गया है ना कि अगर मैं जिम ना जाऊँ तो पूरा दिन फिर ऐसा लगता है कि अरे यार जिम जाना चाहिए था, शाम को जाऊँ क्या मैं फिर से। तो मैं सर को ही कॉल करती हूँ कि मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं इवनिंग में आऊँ क्या। तो बोलते ठीक है आ जा, तो मैं इवनिंग में चली जाती हूँ ऐसा। तो वो एक हैबिट हो जाता है, जब कंटिन्यू आप जिम कर रहे हो, लोहा उठा रहे हो, तो वो बॉडी को उतना आदत हो जाता है। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो आपका बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा आती है, एक्टिव कुछ लगता नहीं है। करेक्ट। इवन मेरा तो फेस से ही दिखता है, अगर मैं जिम स्टॉप कर दूँ तो मेरा फेस पूरा ऐसा मुरझा जाता है, बोलते हैं ना, वैसे हो जाता है। मैं जब वर्कआउट कर रही थी तो उसके बाद जब मैं प्रॉपर, मेरा 57 हो गया, मैं लीन वगैरह हो गई, फिर मैंने सोचा कि अब तो हो गया, अब पतली भी हो गई अब। फिर मुझे एक ऑफ़र आया था तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। तो एज a HR में जॉब करती थी, 2.5 ईयर मैंने कुछ जॉब किया। फिर उस ड्यूरेशन में मुझे ऐसा लगा कि अरे जिम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। तो भी मैं सुबह 5:30 बजे जाती थी, 7 बजे रिटर्न आती थी और 8 बजे मैं जॉब घुस जाती थी। तो वो रूटीन भी फॉलो किया, बट इतना प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा था जितना पावर लिफ्टर को चाहिए। फिर मैंने रिज़ाइन किया। भाई ने एक ये निकाला, बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन निकालना कि तुझे करना क्या है। अगर तू जॉब करेगी तो फिर ये प्रॉपर नहीं होगा। तू वर्कआउट कर सकती है बट पूरा उस पर 100% नहीं दे सकती पावर लिफ्टिंग में। तो क्या करना है, तो उसने एक ऑप्शन दिया कि तू शॉप पे आ जा, एक काउंटर हम और बढ़ा देते हैं, वो तू हैंडल कर और तेरा वर्कआउट भी होता रहेगा, पावर लिफ्टिंग भी चलता रहेगा। फिर आगे का है हम देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर मैंने रिज़ाइन दिया, फिर शॉप पे आई, तो मेरा अर्निंग भी चालू है, फिर मेरा पावर लिफ्टिंग भी चालू है, तो दोनों हो रहा है।
क्योंकि जिम वगैरह जब आप करते हो तो प्रॉपर डाइट के लिए प्रॉपर डाइट, पैसे भी चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको मिडिल क्लास नहीं, थोड़ा सा रिच वाला चीज़ होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें फॉलो करो तभी होता है। ट्रेनर आपको मतलब रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये चीज़ें फॉलो करना पॉसिबल ही बहुत नहीं। डिफिकल्ट है। तो मतलब आप दोनों चीज़ों अर्निंग को सोर्स आपने होना ही चाहिए। दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस किया कि ये भी करना है, तो आपके फैमिली सपोर्ट की वजह से आप मनी का सेक्शन भी आप देख रहे हो, हाँ एंड फुल्ली इंडिपेंडेंटली आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो, विच इज़ Right. वेरी नाइस एक्चुअली। तो अगर सपोज किसी न्यू पर्सन को अपनी पावर लिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या मतलब आप गाइडेंस देना चाहेंगे वहाँ पे? सबसे पहले जो होता है माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट है कि तुम्हें करना ही है, फिर मनी मैटर नहीं करता, वो किधर से भी अरेंज हो ही जाता है। क्योंकि अगर हमें करना है तो फिर वो अर्निंग सोर्स हो ही जाता है किधर ना किधर से। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं है, हम सिर्फ एक हफ्ते जा रहे, 2 हफ्ते जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना, तो उतने में ही लोग सोचते हैं अरे मेरी बॉडी नहीं बन रही, ऐसा नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट बहुत स्लो है, तो वो छोड़ देते जिम। वैसा तो उसके लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, कि कुछ भी हो जाए मैं जिम जाना ही है। और फिर जब आपने ऐसा कुछ आपके जैसा इतना डिफिकल्ट टास्क लिया होगा, जैसे पावर लिफ्टिंग है या फिर बॉडी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, राइट? तो इसमें भी उतना लेवल का डेडिकेशन देना, उसमें आपको फूड वाइज भी देना है डेडिकेशन, बिकॉज आपके पास चॉइस नहीं है फिर चीट मिल वगैरह ये सब चीज़ें आपको करना है तो आपको करना ही है, ऑप्शन है नहीं। घर में कुछ भी बने हाँ वो नहीं देखना है, दूसरे रूम में जाके अपना डाइट लेना है और शांति से सो जाना है, बाकी क्या खा रहे वो देखना ही नहीं है। नो बर्थडे। तो आपका सेलिब्रेशन मतलब आपका क्या रहता है फूड वाइज? अगर मैं पूछूं आपको तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? चीट मील होता है आपका या like अभी तो जब से मैं रशिया से आई हूँ तब से मेरा नॉर्मल डाइट चालू है। रशिया के पहले मेरा स्ट्रिक्ट डाइट था, मतलब विदाउट ऑयल, विदाउट मसाला, कुछ नहीं, सिर्फ बॉइल खाती थी मैं। फिर वहाँ से आने के बाद सर ने सोचा इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आई तो थोड़ा दे देते इसको छूट। हाँ तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल डाइट कर बट मीठा मत खा। और मेरा उल्टा है कि मैं उबला हुआ भी खाऊंगी बट मुझे मीठा चाहिए। ऐसा है, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो वो एक्चुअली 1 महीने की छूट दिया था, उसमें ही मेरा वेट गेन हो गया 4 to 5 kg। तो मैं सोच रही हूँ अभी मेरा एशिया का कंपटीशन है, 19 को मैं जा रही हूँ, तो वहाँ से आने के बाद मैं फिर से प्रॉपर मेरा डाइट स्टार्ट कर दूँगी। तो ये आपको हमेशा रेडी ही रहना पड़ता है क्योंकि कैसे भी कंपटीशन आते हैं। हाँ ओके, तो अभी हम लोग का ये सवाल था कि गाइडेंस आप कुछ बताने वाले थे कि कैसे मतलब गाइड कैसे करोगे आप किसी को? अगर गाइड करना है न्यू पावर लिफ्टिंग, अगर मुझे स्टार्ट करनी है, सपोज मुझे या किसी और को जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये काफ़ी नाउडेज तो बहुत ट्रेंडी फील्ड है ना? तो इसमें अगर कैसे करना है ग्रो? वही फर्स्ट माइंडसेट का है, और दूसरा ऐसे बोलते हैं कि अगर सामने वाला बंदा पावर लिफ्टर है तो तुम उसी के पास जाओ। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो सर है वो पावर लिफ्टर नहीं है। इवन ऐसा बोलते हैं कि अरे अगर वो इंटरनेशनल मेडल लेकर आया है, ऐसा बोलते हैं ना कि वो कोच है वो इंटरनेशनल मेडल लेकर आया है, उनके पास जाओ तो ज़्यादा सीखने मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल बंदा है वो भी तुम्हें प्रॉपर उस लेवल पे लेके जा सकता है। अगर तुम्हारा डेडिकेशन है तो वो उस लेवल पे आपको लेके जा सकता है, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। जैसे मेरे कोच मेरे को हर एक स्टेप पे सपोर्ट करते कि कैसे करना है क्या, जबकि वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गए बट उन्होंने मुझे वहाँ पर लाके छोड़ दिया है। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट है, खुद का माइंडसेट और हमारे साथ जो है उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होता है। मतलब वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस आती है तो उनको आपको जिम के थ्रू ही होता है, ये कैसे रहता है? नहीं, मुझे एक सर है समीर सर करके, उन्होंने मुझे बताया था कि WRPF फेडरेशन है उसमें आप खेल सकते हो। तो वो भी अच्छा फेडरेशन है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो तुम खेल सकते हो। तो फिर वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया WRPF में खेलना। तो यहाँ से मतलब ये हर एक कोई भी जिम हो वहाँ से आप हाँ किधर से और कोई भी फेडरेशन से हम जाके खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहचान का है इसलिए मैं गई उनके थ्रू। अगर मैं उनको जानती नहीं लेकिन फेडरेशन का नाम सुना है तो मैं और सर्च करूँगी कि ये फेडरेशन कहाँ है, उसे हैंडल कौन कर रहा है, उनके ऑफिशियल कौन है, कैसे होता है। तो धीरे धीरे करके हम वहाँ पर जाके पूछ के कॉल पे बात करके वो सब कर सकते हैं
कैसे करना है। इवन उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि आपका कंपटीशन साल में कितने टाइम होता है, आप नेशनल्स कितना करते हो, वो सब हम पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट पड़ती है। करना पड़ता मतलब है। एक पावर लिफ्टर को कितनी बार परफॉर्म करने का मौका मिलता है? और साल में कुछ 6 बार, 5 से 6 बार। तो ये बहुत ज़्यादा है विंडो, आपको हमेशा ही रेडी रहना है, मतलब हाँ, आपके पास ऐसा टाइम नहीं राइट। अभी 19 को मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, क्योंकि 20 एंड 21 को मेरा एशिया का कंपटीशन है। आफ्टर दैट मैं 1 से 4 के बीच में फिर से स्टेट का होने वाला है, फिर उसका सिलेक्शन फिर से नेशनल का नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो अभी टाइम गैप है ही नहीं, सिर्फ 1 वीक का टाइम गैप है मेरे लिए। हाँ, तो लेकिन एशिया का सबसे बड़ा है, तो अभी फोकस फिलहाल उस पर ही है कि पहले मैं वहाँ पर जाती हूँ, फिर उसके बाद कैसे करना है वो देखते हैं। मतलब यहाँ पे आपको वही चीज़ है कि आपका माइंडसेट 100% होना ही चाहिए और उसके बाद में आपकी डेडिकेशन लेवल भी हाँ, उतनी होनी चाहिए। हाँ। अभी यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि वेज और जैसे अभी मैं वेजिटेरियन हूँ सपोज, तो वहाँ पे ये विंडो कैसे काम करता है? अगर मतलब पावर लिफ्टिंग करना है या बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उसमें आपको इंटेक, जो प्रोटीन इंटेक है उसको कंप्लीट करने के लिए नॉनवेज फूड खाना कंपलसरी है, या वेजिटेरियन लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं? वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, नॉनवेज भी खा सकते हैं। कुछ पावर लिफ्टर ऐसे एथलीट्स वो वेजिटेरियन है और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। इवन पावर लिफ्टर्स है वो लिफ्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा खाने के ऊपर नहीं होता, अपने माइंडसेट पे। अगर हमें पसंद है तो हम नॉनवेज ही फॉलो करते हैं, वेज किससे नहीं जाता। या कोई जो वेज कर रहे वो नॉनवेज नहीं खाते। वैसे जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे अगर मैं मील लेती हूँ तो मेरा जो रहता है एग होता है। मॉर्निंग में मैं एक प्रोटीन और एक एप्पल खा के जाती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरों का देखोगे तो वो एग की जगह फिर ओट्स ले लेते हैं या फिर स्प्राउट्स लेते हैं। उतना हम ये कर सकते हैं। वेजिटेरियन जो है पनीर ले सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव्स है और इन्हीं के साथ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपको वेज अगर हो और नॉनवेज खाना ही है तभी आप पावर लिफ्टिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इवन ग्रीन वेजिस भी बहुत खा सकते हो। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा आपने ये चीज़ वो सोर्स अच्छा है प्रोटीन का। राइट, तो ये भी आपने अच्छा बताया, क्योंकि ये एक होता है बैरियर माइंड में कि अरे नहीं, प्रोटीन कौन स्टार्ट करेगा या ये कौन खाएगा, है ना, जो वेजिटेरियन है बेसिकली। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो है ऑप्शंस, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर जिम जाने के लिए मतलब पहले तो शुरुआत यही से होती कि नहीं, नहीं बोलने के लिए ये रीजंस मिल जाते हैं कि सुबह सुबह क्या करें अब। तो ये अच्छे ऑप्शंस बताए आपने। और हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने कुछ ड्रीम जिम के बारे में बताया था, तो मुझे वो कंसेप्ट आपका एक्सप्लेन कीजिए ना ज़रा। ओके, ड्रीम जिम, मेरा जो जिम मैंने सोचा है कि मेरा एक जिम होना चाहिए। तो मेरा जो जिम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए या फिर पावर लिफ्टिंग सेक्शन होना चाहिए। मेरे जिम में अगर जो भी आए उनका माइंड में ये होना चाहिए कि हम जिम में आ रहे हैं, हमारे फिज़िक्स को लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट और फिर जा रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। अगर तुम आ रहे हो, क्योंकि कोई ऐसे होते हैं कि जो खुद को जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस देती हूँ कि मैं पहले इतनी फैट थी कि मुझे खुद को भी देखा नहीं जाता था मिरर में। और जिम जाते वक्त फिर मुझे ऐसा लगता था, अरे यार मैं इतनी हैवी हूँ, फिर सब लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ, तो वो होगा नहीं होगा। फिर कोई होता है कि 1 महीना गए, 2 महीना गए, फिर घर पे रुक गए। वो शर्म आती है कि अरे इतने मोटे हैं, फिर जिम में सब लोग हंसेंगे। ये भी एक सीन होता है कि अगर हम मोटे हैं तो 2 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, अरे वो कितनी मोटी है, ये वो। फिर एक बार अगर रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद आपकी तारीफ़ करते हैं लोग। लेकिन पहले जब आप फैट होते हो तो वो हंसने का काम सबसे पहले होता है सबका। तो मेरे जिम में जो भी आए तो एक ही माइंडसेट रहे कि मुझे रोज़ जिम जाना है। अगर हम डेली जिम जाते हैं तो रिज़ल्ट फटाफट नहीं मिलेगा, वो स्लोली रिज़ल्ट आएगा ही। वो बोलते हैं ना कि विदाउट गोल यू कांट स्कोर, वैसा सीन है। अगर जब तक आप माइंड में सेट नहीं करोगे कि आपको क्या करना है, आपका पहला रीज़न क्या है कि आपको जिम जाना ही है, रेगुलर जाना है। कुछ भी हो, अगर तबीयत ठीक नहीं, ठीक है जाओ, थोड़ा सा कार्डियो करो और आ जाओ रिटर्न, लेकिन जिम जाओ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिम आना फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। जिम आओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना आपको अगर बॉडी को आदत लगे, फिर आप डाइट में चेंजेस करो। कुछ लोगों का होता है कि फास्ट, अरे मुझे जाना है 2 महीने में 10 किलो कम करना है, तो वो लोग हेवी ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, जिससे अगर स्ट्रिक्ट डाइट किया तो उन्हें कुछ इशू हो जाते हैं, या फिर हेवी ट्रेनिंग किया तो इंजरीज हो जाते हैं। तो फिर 1 महीना फिर से वो घर पे बैठ जाते हैं। तो वैसा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए।
धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप हमें जिम में आना है। पहले ही जिम में आओ, वर्कआउट वगैरह करो, फिर माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है। तो वो जिम जो रहेगा वो सबके लिए है, सब सेक्शंस हो गए, सबके लिए वो जिम होगा। नाइस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बॉडी शेमिंग से हम लोग खुद को ही सबसे पहला बॉडी शेम करना स्टार्ट हाँ। करते हैं, क्योंकि हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है अपनी खुद की बॉडी से। दूसरे बाद में करते, हम खुद को ही बोलते माइंड में रहते स्टार्ट होता है हाँ। हमारे ही। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना, ये हमें बॉदर करती है। सबसे पहले घर से बाहर निकलते टाइम अगर हम लोग अनफिट है ना, तो हमसे बाहर निकला ही नहीं जाता, राइट। तो ये चीज़ है कि ये हम लोग सभी लोग, मुझे लगता है कि रिलेट कर पाएंगे कि जिम जो है वो सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि इजी है। ये डेली रूटीन है आपका, जैसे आपको हाँ। खाना खाना है, स्नान करना है, आपको जो भी चीज़ें होती है जैसे पढ़ाई लिखाई कमाई करना है, जॉब करना है, वैसे ही आपके लिए जिम भी उतना इम्पॉर्टेंट है और आपकी डेली रूटीन का हिस्सा ही होना चाहिए जिम को। और जिम की एक बात है कि रिजल्ट चाहे स्लो आए बट वर्क करता ही है। जैसे मैंने सुना था कि अगर हम हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी डाइट लें और सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट भी करें तो वो चेंजेस आना स्टार्ट हो ही जाते हैं। अगर आप अच्छा खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में वो दिखेगा ही। अपनी बॉडी हमें चीट नहीं करती कभी, हम जैसा खाएंगे वैसा ही वो दिखेगा, जैसा वर्कआउट करेंगे वैसे ही वो दिखेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं इतना करता हूँ बट हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट स्लो मिलेगा, किसी को 1 महीने में ही दिखने लगता है बॉडी उनका, किसी में नहीं होता है। तो अगर हम प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, बट स्लोली आएगा, बट डेफिनेटली आएगा, ऐसा भी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि डेडलिफ्ट, और उसके बाद में देखते हैं कि जिम में हार्ट अटैक आ रहा है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला, उसकी वजह से कुछ इंजरी हो जाती है लोगों को। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लापरवाही से शायद होता है। एक डेडलिफ्ट का इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था। अभी दिल्ली में मेरा नेशनल का सिलेक्शन था, जो इंटरनेशनल का सिलेक्शन था। तो 1 वीक पहले ही मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो हमारा होता है ना कि हमें अभी जाना है तो जितना हमें वहाँ पर परफॉर्म करना है उतना हम जिम में ट्राई करते हैं, उससे ज़्यादा ही ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट हम इतना मार रहे हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ तो भी हो जाएगा, इस हिसाब से। तो मैंने कॉन्फिडेंटली लिया और मैंने लिफ्ट किया। तो वेट जो लिया था तो मैंने वो लिफ्ट किया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा लिफ्ट हुआ। तो मैं इतना खुश हो गई, तो मैं खुशी के मेरे पैर ऊपर से उठ गए थोड़े से, जिसके कारण मैं पीछे गिर गई वो वेट के साथ, और वो वेट मेरे घुटने पे आके गिर गए और मुझे बैक पे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई। तो तभी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो मेरे सर इतना डर गए थे, वो हमेशा मेरे पीछे ही रहते जब भी मैं डेडलिफ्ट मारती हूँ, बट वो नॉर्मल वेट था इसीलिए वो साइड में थे कि ये तो मार ही लेगी, इतना कॉन्फिडेंस था। बट मेरी गलती की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मैं गिर गई, तो मुझे इंजरी हो गया। तो उस टाइम पे मुझे कुछ फील नहीं हुआ। फिर मैंने सर को बोला ठीक है मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो मैंने फिर से ट्राई करने किया बट मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर सर ने बोला ठीक है अभी स्टॉप करते हैं। फिर घर पे जाने के बाद वो दुखना स्टार्ट हुआ, फिर इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मुझे झुकने ही नहीं हो रहा था, मतलब बेड पे ही थी मैं 2 दिन। फिर उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर के पास उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा और आपका कंपटीशन है तो शायद नहीं हो पाएगा आपसे। फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, मैं उनके पास गई। उन्होंने बोला कि ठीक है तू कंपटीशन खेलेगी, मैं तेरे को उतना ठीक करके दे दूँगा। वो थेरेपी वगैरह करते। फिर उन्होंने थेरेपी स्टार्ट की। फिर उधर से मैं लाइन पे आई फिर से। फिर उस टाइम पे मुझे सब बोल रहे थे कि ठीक है दिल्ली मत जा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर ऐसा था ना कि इंटरनेशनल का सिलेक्शन है और ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा था कि इंटरनेशनल नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना था कि मैं इंटरनेशनल जाऊंगी ऐसा। तो वो रहता है ना कि अरे अगर ये हो गया तो वहाँ जाने मिलेगा, ऐसा होगा। तो वो खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते। तो 2 दिन मैंने रेस्ट किया। एक्चुअली कैसा होता है जब भी अगर हमें ज़रूरत है रेस्ट करने का तभी रेस्ट करना ही चाहिए, फिर बॉडी को रिकवरी होता है। क्योंकि वो नस जो रहती है मेरी नस ही टूट गई थी, इतना इंजरी हो गया था। फिर मैंने जब नेशनल पे डेडलिफ्ट मारा फिर मैं आके ऐसे सो जाती थी कि मुझे उठने ही नहीं हो रहा है। फिर मेरा भाई वो स्प्रे मारता था बैक में कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, अभी 1 हो गया है ना तेरा, 3 राउंड होते हैं तो 1 सेफ है तेरा, तो अभी टेंशन नहीं। तो नहीं ट्राई करते, अगर नहीं हुआ तो मैं स्टेज पे छोड़ दूंगी बट मैं ट्राई करूंगी। तो उसने बोला पक्का ट्राई करेगी, कुछ और हो जाएगा। तो मैंने बोला ट्राई करते, अभी क्या ही होगा, इतना तो हो गया है।
तो फिर से स्टेज पे गए, फिर से मारा, फिर आके फिर लेट गई, फिर वो स्प्रे मारा। तो वो लास्ट टाइम ही बोला कि अभी छोड़ दे। इवन सर ने भी बोला कि छोड़ देते, ज़्यादा पेन होता है ना, क्योंकि उनको पता है कि मैं जल्दी से गिव अप नहीं करती। जब तक अगर मुझसे हो रहा है तो मैं 100% दे के ही रहूँगी, वैसा है। तो उन्हें वो दिख रहा था कि इसको कितना पेन हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा पेन होता है ना तो फिर मैं बताती भी नहीं कि ये दुख रहा है वो दुख रहा है। उस टाइम इतना हो रहा था कि मैं जस्ट लेटी, मुझे उठने नहीं हो रहा था, ऐसा हाथ दे के मुझे उठना पड़ रहा था। फिर बेल्ट लगाया तो इतना दुख रहा था, तो भी उन्होंने बोला कि छोड़ दें। मैं ट्राई करते, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी, बट वो इतना अच्छा गया कि सिलेक्शन हो गया। तो फिर जो दर्द था वो सब भूल गई मैं, उसमें इतना खुशी हो गया। फिर उसके बाद ऐसे अगर लापरवाही आप करोगे तो इंजरी होता ही है। अगर आपका फोकस 100% वहाँ पर ही है, कई बार स्क्वाट्स मारते हैं तो किस किस का रॉड भी आगे गिर जाता है, वो सब फोकस से ही होता है। अगर आपका फोकस प्रॉपर है, वेट अगर आपने प्रॉपर लगाया, आपको पता है इतना वेट जाने वाला है तो उतना ही वेट लगाओ। अगर आप ओवर वेट लगाओगे और आप भी जब शोल्डर पे वो रख नहीं पा रहे हो तो वो आगे सरकेगा ही। अगर आपके पीछे कोई भी रहो, बट आपका वेट आपके कंट्रोल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पीछे सपोर्टर्स रहेंगे, बट खुद के कंट्रोल में आप कितना रख पाते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी लापरवाही से या फिर हम कंट्रोल में ना रख पाते, इसीलिए थोड़े इंजरीज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोहे के बीच में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और लोहा का अगर थोड़ा भी पार्ट लगा तो स्लो भी लगता है तो भी वो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाता है। राइट। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में कि जो क्रेटीन होता है या प्रोटीन होता है, उससे रिलेटेड लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं या माइंड में होता है कि क्रेटीन लेना चाहिए, क्रेटीन से फिर हेयर फॉल होता है, या प्रोटीन जो होता है वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, कुछ ऐसे है? फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं क्रिएटिन नहीं लेती, आज तक मैंने लिया ही नहीं है। मैं सिर्फ प्रोटीन यूज़ करती हूँ, जो हमारे सर देते हैं वो लेती हूँ। तो मुझे उससे कुछ ऐसा डिसएडवांटेज नहीं हुआ कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे बॉडी में, वैसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल है। मतलब पावर लिफ्टिंग करके भी इतना कंपलसरी नहीं कि क्रेटीन लेना हाँ, है। क्रिएटिन का इतना नहीं, ये एक्चुअली वो बोलते हैं ना, इंस्टा पे चलता है कि अरे क्रिएटिन लेना चाहिए, इससे बॉडी में पंप आएगा, बॉडी दिखेगा, ज़्यादा पानी पियो। ये पानी हमें लेना चाहिए, जितना हो सके हमें नेचुरली जाना चाहिए। जैसे मैं बॉयल एग लेती हूँ, अगर कोई है तो वो ओट्स खा के आते हैं या फिर प्रोटीन बार होते हैं वो सब खा के आते हैं, लेकिन फिर मैं एग खा के जाती हूँ। तो वो अपना अपना है कि उनको लगता है वो बेस्ट है, मुझे लगता है जो नेचुरल है वो लेना चाहिए। तो ऐसा है, प्रोटीन अगर ले रहे हो आप तो आपको वर्कआउट भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हो और फिर घर पे जाके मस्त आराम कर रहे हो, तो फिर वो बॉडी में दिखेगा ही, फैट बढ़ेगा। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, 2-3 घंटा कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हो तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से और वो एनर्जी भी मिल जाता है, फिर वो बात है। वेरी ट्रू। ये चीज़ सच में मतलब बहुत क्लियरिटी देगी लोगों को कि ऐसे ये चीज़ें हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी हार्ड एंड फास्ट रूल आपको फॉलो करना ही है, क्रेटिन लो, प्रोटीन लो। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट भी यूज़ करते हैं, जिससे ये भी मुझे वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा ईचिंग वगैरह होता है या फिर एनर्जी मिलता है, फील होता है। हाँ, बट वो टेम्पररी नहीं होता है। हाँ वही, और उसकी लत बोलते हैं ना, वो भी लग जाती है। अगर हम कभी वो ना ले तो हमसे वर्कआउट ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब है एडिक्टिव है अगर आप इसमें जाते हो, और फिर उनका क्वांटिटी भी अब मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इफेक्ट फील नहीं होगा। हाँ, राइट। ओके, तो ये है डेंजर देखा जाए तो। हाँ। और आपको फॉलो करना है तो नेचुरल हाँ, है, उन्हीं से फ्रूट्स लेके ग्रीन सलाद लो अपने डाइट में, वो यूज़ करो तो उससे हो जाता है। होम कुक्ड फूड जो भी अवेलेबल है, स्टीम लो ज़्यादा, बेसिक यही फॉलो कर सकते कि स्टीम फूड ज़्यादा खाओ आप, वेजीज ज़्यादा, शुगर इंटेक कम रखो हो सके उतना, राइट। ये बेसिक हम लोग कोई भी फॉलो करेंगे तो हमें हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो दही भी ले सकते हैं, दही ले सकते, ग्रीन सलाद ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हम डाइट लेते हैं बट फिर हमें भूख लगना स्टार्ट होता है। अगर हम 2 चपाती खा रहे हैं तो फिर 1-2 घंटे बाद रात को हमें भूख लगेगा तो हम 3 चपाती उठ के खा लेंगे, वैसा होता है। तो उसके जगह तुम ग्रीन सलाद पहले ही अपने मील में ऐड कर लो, जो भी रहेगा वो आप ले सकते हो, जिससे आपका टमी जो रहता है फुल हो जाता है, फिर आपको भूख नहीं लगता। और अगर रात को भूख भी लगा तो आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, वैसा कर सकते हैं।
ओके, अब ऐसा एक सवाल है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका है ये, तो उन्होंने बताया कि उनको जिम जाना है, बट कुछ डिप्रेशन काइंड ऑफ उनके माइंड में है, लाइफ में समझ लीजिए आप। तो उनको मोटिवेशन नहीं आ रही है जिम जाने की, पर करना है, माइंड में है मुझे करना है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मोटिवेशन नहीं आ रही है। तो क्या करे ऐसा इंसान, किस तरह से अपने आप को पुश मुझे ऐसा करे? लगता है मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्प्रोरी होता है कि ठीक है आज हमने दंगल देख ली कि कल जाना है वैसा, और फिर 2 दिन बाद वो दंगल का गाना थोड़ा ब्लर हो गया तो फिर वो हो जाएगा। नहीं होता ऐसा नहीं, अगर हमें जाना है तो वो एक हैबिट होती है कि हमें रेगुलर वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आदत लग जाती है। ठीक है पहली बार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 महीने तक भी रिजल्ट नहीं दिखता, और गर्ल्स की बॉडी ऐसी होती है कि रिजल्ट जल्दी से नहीं दिखता। बॉयज़ लोग अगर बाइसेप भी मार लेते हैं 4-4 सेट तो भी उनका पंप आ जाता है, बट गर्ल्स का वैसा नहीं होता, उनके बॉडी में थोड़ा चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है। तो पहले हमें हैबिट लगाना चाहिए कि हमें जाना ही है, सुबह उठ के जिम जाना है। ठीक है नहीं हो रहा है, आप 1 घंटा जाओ, फिर वो 1 से 1.5 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, तो आप पहले जिम जाओ, उसके बाद में आपका माइंड अपने आप सेट हो जाएगा। ऐसा ओके, मतलब हैबिट फॉलो करना ही हैबिट है फॉलो करना ही है। आपको। जो है वो कैसा, ये सारी अचीवमेंट आपको मिली, अगर ये नहीं मिलती तो आपकी लाइफ कैसी होती है, और आज आपकी लाइफ कैसी है, क्या डिफरेंस आपने दिखाया इसमें? तो सबसे पहले सपोर्ट तो मेरे भाइयों का ही है, इवन मेरे मम्मी पापा का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और अगर कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा बोलते हैं कि इतना दूर है मत जाओ, बट भाई लोग उनको कन्विंस करते कि नहीं नहीं जाने दो। तो भाइयों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और मैंने वैसे ही मेरा करियर बहुत लेट स्टार्ट किया ऐसा मुझे लग रहा है। शायद मैं स्कूल टाइम से स्टार्ट करती तो अभी और ज़्यादा ग्रो कर सकती थी, लेकिन वो राइट टाइम पे जो होना है वो होता है, और वही भाइयों का सपोर्ट ज़्यादा था। अगर राइट टाइम पे ऐसा फील नहीं होता कि मैं बहुत मोटी हूँ या फिर 4 लोग हंसते नहीं, तो शायद वो चेंज नहीं होता। वो राइट टाइम पे ठोकर लगी, इसीलिए मैंने खुद को चेंज किया, और मुझे सपोर्ट भाइयों ने किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, वो सोचते ठीक है जिम ही तो कर रही है, करने दो, फिर जॉब करेगी। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं 9 to 5 जॉब ही करती बस, और लाइफ में कुछ रहता ही नहीं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, अपने इतने सारे क्वेश्चंस के इतने ऑनेस्ट आंसर्स दिए विदाउट फिल्टर। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोला है। सच में आपको देख के लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करके आपने बोला है। वंडरफुल। मैं अभी यहाँ पे हमारा एक फन सेगमेंट राउंड होता है, उसको स्टार्ट करूँगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, दिस एंड दैट काइंड ऑफ, या रैपिड फायर काइंड ऑफ, या आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और आप मुझे उसके आंसर्स देंगे। ओके, सो आप क्या पसंद करेंगे रैपिड फायर में? अगर आपको मैं पूछूंगी, बस आपको 2 ऑप्शंस मैं दे रही हूँ, फिट एंड फन, उसमें से आप क्या चूज़ करोगे? फिट। ओके, आपका चीट मील क्या है? मेरा चीट मील, मुझे वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। और इवन हाँ वड़ा पाव और जो घर का खाना होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन स्वीट्स, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है, तो वो मैं कितने भी खा सकती हूँ। आपको कार्डियो करना पसंद है या फिर वर्कआउट? वर्कआउट, मैं वर्कआउट 2 घंटे भी कर सकती हूँ, 3 घंटे भी कर सकती हूँ, बट कार्डियो नहीं। मॉर्निंग में वर्कआउट करना पसंद करते हो, या आप ऐसे नाइट में आपको एनर्जी फील होता है कि नहीं अभी? मॉर्निंग। आपका जैसे अभी आपका शेड्यूल आप इतना टाइट रहता है, हर जगह आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो, या फिर सो कि चलो मैनेज हो जाएगा? नहीं, अगर मेरा कंपटीशन है और मुझे उस वेट कैटेगरी में आना है तो मेरा स्ट्रिक्ट डाइट ही होता है। जैसे अभी लास्ट टाइम मेरा कंपटीशन था और मेरे फ्रेंड्स की शादी थी, तो वहाँ पर जाके भी मैं सलाद ही खा रही थी। तो सब फ्रेंड्स मेरे फ़ोटो नहीं कर रहे थे कि इतना क्या, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। बट नहीं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। अगर हमारा वेट कैटेगरी ऊपर आ गया तो हमें दूसरे वेट कैटेगरी में खेलना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो, तो हमें कुछ ग्राम्स वजन बढ़ने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हाँ, अगर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मैं 69 कैटेगरी में खेलूँगी और वहाँ जाके मेरा अगर 70 है तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। तो आपको फिर वो कैटेगरी के लिए अलग से प्रिपरेशन सब वो वेस्ट हो जाएगा, फिर रिटर्न आना पड़ेगा घर पे। ऐसा होता है। ग्रेट। तो यहाँ पे मैं आपसे ये एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि
सोसाइटी को लेके या हमारे सारे व्यूअर्स को लेके अगर आपको कुछ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सा मैसेज देना है, जो भी आपको व्यूअर्स देखेंगे इंस्पायर होंगे या वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही बोलूँगी कि तुम कंटिन्यू मेहनत करते रहो, खुद पे भरोसा रखो, बस कभी हार मत मानो। जो आपको अचीव करना है आप अचीव कर ही लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप अचीव कर ही लोगे। ग्रेट, वंडरफुल। और अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे या गाइडेंस लेना चाहेंगे तो? हाँ, तो इंस्टा पे मेरा पेज है गिरजेश रजक। अगर किसी को भी टिप्स चाहिए या फिर डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, तो आप मुझे डीएम्स वगैरह कर सकते हो एंड दैट्स इट। वाओ, तो आप सोशली भी मतलब अवेलेबल हाँ, हो तो yes, डायरेक्टली वो आपसे कनेक्ट कर कनेक्ट पाएंगे। कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपने इतने ऑनेस्ट आंसर दिए, इतनी सारी चीज़ें आपने इतनी क्लियरिटी से और इतने ऑनेस्टी से बताई है कि मैं खुद, हम लोग कितनी बार इतने सारे इंसिडेंट्स आपके जो थे वो इतने इमोशनल टची थे कि हमेशा याद रहेंगे और इंस्पायर करेंगे। और इस पॉडकास्ट में जो है, इस पॉडकास्ट की और वैल्यू आपने बढ़ा दी आके यहाँ पे। सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। इससे पहले मुझे शायद नहीं जानते थे, बट आपसे मिलके फिर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इनमें भी कुछ बात है जो इन्हें बुलाया है इधर। तो थैंक यू टू यू कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले इवेंट्स के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आए आपको, और आप वहाँ से भी जीत के गोल्ड लेके आए, हम लोग ये उम्मीद Sure, करेंगे। sure. और फिर से हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है तो अपने एक किसी दोस्त के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए या इस पॉडकास्ट के लिए कोई सजेशंस है तो वो देने के लिए कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, तो इसमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है और हर किसी का माई मंत्र ऑफ सक्सेस होता है। नमस्ते।